जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 नई जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, एक लेटर में आपको समझाऊंगा स्पर्श पीसीडीए का, और ये लेटर संबंधित है जून की पेंशन के एडवांस मैसेज के बारे में। जैसा आपको पता है, अभी तक कुछ स्पर्श के पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को जून की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं मिला। काफी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स परेशान हो रहे थे कि सर अभी तक हमें जून की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं मिला, तो क्या हमारी जून की पेंशन हमको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों कुछ शिकायतें स्पर्श पीसीडी के पास भी पहुंची। तो दोस्तों स्पर्श पीसीडी के द्वारा एक लेटर जारी करा गया 25 जून 2026 का, और दोस्तों ये लेटर संबंधित है जून की पेंशन के एडवांस मैसेज के बारे में। स्पर्श पीसीडी ने बताया है कि अगर आपको मैसेज नहीं मिला तो क्या आपको पेंशन नहीं मिलेगी या फिर मिलेगी। काफी इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जारी करी गई है, एक लेटर जारी करा गया है सभी डिफेंस पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए, जून की पेंशन के बारे में और जून की पेंशन के एडवांस मैसेज के बारे में। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा फैमिली यूनिट के बारे में। 7 सीपीसी में 3 फैमिली यूनिट आपको दी गई थी और मिनिमम पे तय करी गई थी 18,000 रुपए। अगर 7 सीपीसी में फैमिली यूनिट को ज्यादा बढ़ाया जाता तब आपकी कितनी मिनिमम पे होती, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और यह भी बताऊंगा कि अगर फैमिली यूनिट को ज्यादा बढ़ाया जाता है, 300 ऊपर बढ़ाया जाता है, तो 100% गारंटी है कि आपको ज्यादा फिटनेस फैक्टर मिलेगा और मिनिमम पे भी आपको ज्यादा मिलेगी 8th सीपीसी में। इसकी एक छोटी सी जानकारी दूंगा, एक छोटी सी टेबल दिखाकर। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, इंग्लिश के न्यूज़पेपर में एक खबर छपी है, 8th पे पैनल में स्टे कॉशियस ऑन फिटनेस फैक्टर, यानी कि 8वां वेतन आयोग उपयुक्तता कारक को लेकर सतर्क रह सकता है। जी हां दोस्तों, जब 8वां वेतन आयोग 8 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर बनाएगा तो दोस्तों फिटनेस फैक्टर बनाते वक्त वो सतर्क रह सकता है। सतर्क का मतलब कम फिटनेस फैक्टर दे सकता है। अब दोस्तों इसी पर इंग्लिश के न्यूज़पेपर में एक खबर छपी है फिटनेस फैक्टर के बारे में, इसकी जानकारी आगे दूंगा। इन्होंने बताया है कि कितना फिटनेस फैक्टर आपको मिल सकता है 8 सीपीसी का। तो दोस्तों इस खबर को आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नई जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नए लेटरों की जानकारियां, 8वें वेतन आयोग की जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट में वीडियो को देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों पीसीडी स्पर्श के द्वारा एक लेटर जारी हुआ है 25 जून 2026 का, और दोस्तों ये लेटर कहीं ना कहीं ग्रुप में शेयर हुआ है। जी हां दोस्तों, ये लेटर आपको भी मिल जाएगा, जिसका सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट रीएश्योरेंस रिगार्डिंग एडवांस पेंशन एसएमएस फॉर जून 2026। जी हां दोस्तों, जून की पेंशन के एडवांस मैसेज के बारे में आपको कुछ जानकारी दी है पीसीडी स्पर्श ने। जी हां दोस्तों, ये पूरा लेटर इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। क्या बताया स्पर्श पीसीडी ने, हमें यह जानकारी मिली है कि हमारे कुछ सम्मानित डिफेंस पेंशनर्स को जून 2026 की मासिक पेंशन के संबंध में उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित अग्रिम एसएमएस सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई। जी हां दोस्तों, स्पर्श पीसीडी भी यह बात मानता है कि कुछ स्पर्श के पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को अभी तक उनके फोन पर जून की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं मिला है। फिर क्या लिखा है, हम सभी पेंशन भोगियों को यह स्पष्ट करते हैं, आधिकारिक रूप से आश्वस्त करते हैं कि अग्रिम पेंशन प्रसंस्करण सूचनाएं स्पर्श केंद्रीय प्रणाली से सफलतापूर्वक शुरू और भेजी जा चुकी हैं। जी हां दोस्तों, स्पर्श पीसीडी ने बताया कि हमने बहुत पहले ही पेंशन प्रोसेस कर दी है, और जिसके अनुसार पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को जून की पेंशन का एडवांस मैसेज भेजा जा चुका है।
विभिन्न मोबाइल सेवा प्रदाताओं में स्थानीय दूरसंचार नेटवर्क की भीड़ भाड़। जी हां दोस्तों, अब इन्होंने बताया कि जो आप फोन यूज कर रहे हैं, जिस नेटवर्क को आप यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों दूरसंचार नेटवर्क की भीड़ भाड़ या फिर भारी रूटिंग में देरी के कारण एसएमएस आपको देरी से मिल सकता है। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों कुछ नेटवर्क की समस्याएं हो सकती हैं, कुछ दूरसंचार नेटवर्क की भीड़ भाड़ चीजें हो सकती है, यानी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से एसएमएस आपको शायद देरी से मिले, इस वजह से कहीं ना कहीं पेंडिंग में है या फिर कहीं ना कहीं देरी से मिल सकता है। फिर क्या बताया, कृपया निश्चिंत रहें, चिंता की कोई बात नहीं है, आपकी पेंशन प्रक्रिया सिस्टम में सुचारू रूप से पूरी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, अब इन्होंने बताया कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी जो पेंशन है वो प्रोसेस कर दी गई है बहुत पहले ही। फिर क्या लिखा है, यदि आपको 30 जून 2026 तक अग्रिम पुष्टिकरण एसएमएस प्राप्त नहीं होता, तब भी आपकी भुगतान स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, पीसीडी स्पर्श ने उन पेंशनर्स को राहत दे दी ये लेटर जारी करके जिन पेंशनर्स को जून की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं मिला। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखी है कि यदि आपको 30 जून 2026 तक पेंशन का मैसेज नहीं मिलता, जून की पेंशन का, तब भी आपकी भुगतान स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, इसका मतलब है कि मैसेज आपको नहीं भी मिले तब भी आपकी पेंशन का भुगतान, जून की पेंशन का भुगतान 30 जून 2026 को कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहां पे साफ क्लियर कर दिया स्पर्श पीसीडी ने, जून 2026 की मासिक पेंशन 30 जून 2026 को आपके पंजीकृत बैंक खातों में सीधे सफलतापूर्वक जमा कर दी जाएगी। जी हां दोस्तों, 30 जून 2026 को आपके खाते में पेंशन आ जाएगी जून की। राष्ट्र के प्रति आपकी समर्पित सेवा के लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपके धैर्य, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों साफ इस लेटर में बता दिया कि आपको पेंशन के मैसेज की टेंशन नहीं लेनी, मैसेज आपको मिले या ना मिले, लेकिन पेंशन आपको ठीक टाइम पे मिल जाएगी। यानी कि 30 जून 2026 को स्पर्श के पेंशनर्स के खाते में पेंशन डाल दी जाएगी, वो भी जून की। तो दोस्तों इस लेटर से आपको कहीं ना कहीं अब पता ये लग गया होगा, अब आप परेशान नहीं होंगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा फैमिली यूनिट के बारे में। जी हां दोस्तों, 7 सीपीसी में 3 फैमिली यूनिट दी गई थी। किस रेट के हिसाब से? डीएडीआर 125% के हिसाब से। जी हां दोस्तों, 125% डीएडीआर के हिसाब से 1/1/16 से आपकी मिनिमम पे तय करी गई थी 18,000 रुपए। जी हां दोस्तों, और फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला? फिटमेंट फैक्टर निकाला 18,000 डिवाइडेड बाय 6 सीपीसी की मिनिमम पे। जी हां दोस्तों, 18,000 7 सीपीसी की मिनिमम पे और छठे वेतन आयोग की मिनिमम पे 7,000। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये फिटमेंट फैक्टर आएगा 2.57। तो दोस्तों 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर आपको 2.57 दिया गया। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर 7 सीपीसी में फैमिली यूनिट को बढ़ाया जाए, फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर अगर 4.6 फैमिली यूनिट करी जाए, यानी 5 के आसपास, तो दोस्तों आपकी 100% गारंटी है कि मिनिमम पे ज्यादा बढ़ जाएगी। अब दोस्तों इसी टेबल में यह समझाया कि 3 फैमिली यूनिट के अनुसार 7 सीपीसी में मिनिमम पे दी गई थी 18,000 और फिटमेंट फैक्टर दिया गया 2.57। लेकिन अगर 7 सीपीसी में फैमिली यूनिट को 4.6 करा जाता, यानी कि जो यूनिट्स हैं राइस की, वीट की, रॉ वेजिटेबल की, फ्रूट्स की, मिल्क की, यानी जो भी चीजें हम घर बार में यूज करते हैं, तो अगर प्राइस यूनिट को बढ़ा दिया जाता है, फैमिली यूनिट को यहां पे बढ़ाया जाता है, 4.6 करा जाता है, तो 7 सीपीसी की आपकी मिनिमम पे होती 27,600। जी हां दोस्तों, और दोस्तों 7 सीपीसी का फिर फिटमेंट फैक्टर बनता, कितना बनता? 3.94, यानी कि 27,600 मिनिमम पे डिवाइडेड बाई 6 सीपीसी की मिनिमम पे कैलकुलेशन करते तो 3.94 का फिटमेंट फैक्टर बनता। लेकिन दोस्तों सरकार ने 7 सीपीसी में सिर्फ 3 फैमिली यूनिट इंक्लूड करी, 3 फैमिली यूनिट, और आपकी मिनिमम पे बनाई सिर्फ 18,000 रुपए और बननी चाहिए थी 27,600।
तो दोस्तों आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, यानी फैमिली यूनिट बढ़ाने पे 100% गारंटी है कि आपकी मिनिमम पे ज्यादा होगी। तो इस वजह से जेसीएम ने भी ये डिमांड करी है कि 8 सीपीसी में फैमिली यूनिट को 3 से ज्यादा बढ़ाया जाए, यानी कि 5 फैमिली यूनिट दी जाए, क्योंकि दोस्तों 4.6 फैमिली यूनिट देने पे मिनिमम पे बनती 27,600 7 सीपीसी की। अगर 8 सीपीसी में 4.6 या फिर 5 फैमिली यूनिट दी जाती है तो दोस्तों फिर फिटनेस फैक्टर सीधा 2.50 से ज्यादा बनेगा। जी हां दोस्तों, यह बात आप नोट कर लीजिए कि अगर 5 फैमिली यूनिट को कंसीडर किया जाता है तो फिटनेस फैक्टर बहुत ज्यादा बनेगा 8 सीपीसी का, और मिनिमम पे भी आपकी सीधा 50,000 से ऊपर पहुंच जाएगी 8 सीपीसी में। तो दोस्तों लॉजिकली सही परफेक्ट आइडिया दिया है जेसीएम ने वेतन आयोग को कि फैमिली यूनिट बढ़ाओ तो फिटनेस फैक्टर भी बढ़ेगा और मिनिमम पे भी बढ़ेगी। और दोस्तों ये इस बात का प्रूफ है, मैंने आपको 7 सीपीसी की रिपोर्ट इसलिए दिखाई है ताकि आपको पता लग जाए कि फैमिली यूनिट को बढ़ाने से होता क्या है। आपने यहां पे खुद ही देखा कि 7 सीपीसी में 3 फैमिली यूनिट दी गई और मिनिमम पे बनी यहां पे 18,000। अगर यही 7 सीपीसी में 4.6 फैमिली यूनिट दी जाती तो दोस्तों फिर यहां पे मिनिमम पे कितनी बनती 27,600 और फिटनेस फैक्टर बनता 3.94 का। लेकिन सरकार ने 4 से ऊपर की फैमिली यूनिट नहीं दी थी 7 सीपीसी में, इसलिए मिनिमम पे बहुत कम बनी थी। तो दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है कि फैमिली यूनिट को ज्यादा बढ़ा दो तो फिर फिटनेस फैक्टर भी ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर मिनिमम पे भी ज्यादा बढ़ जाएगी 8 सीपीसी में। और दोस्तों डीएडीआर का प्रभाव भी फिर खत्म हो जाएगा, फिर हमें नहीं लगेगा कि सिर्फ 60% डीएडीआर है तो फिटनेस फैक्टर हमारा कम बनेगा। तो दोस्तों ये जो प्रभाव है ये भी खत्म हो जाएगा। तो बस फैमिली यूनिट को वेतन आयोग यहां पे बढ़ा दे तो फिर हमारा फिटनेस फैक्टर 2.50 तक या फिर उससे ऊपर पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही डिमांड है, बिल्कुल एक्चुअल डिमांड है। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाई टेबल, बाकी आपके सुझाव क्या हैं आप नीचे कमेंट करके बताएगा। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। अब दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, इंग्लिश न्यूज़पेपर में फिटनेस फैक्टर पे एक न्यूज छपी है। क्या लिखा है, एमिड फिस्कल बर्डन ऑन सेंटर स्टेट्स 8 पे पैनल में स्टे कॉस्ट ऑन फिटनेस फैक्टर, यानी केंद्र और राज्यों पर वित्तीय बोझ के बीच 8वें वेतन समिति उपयुक्तता कारक को लेकर सतर्क रह सकती है। यानी जब 8 सीपीसी फिटनेस फैक्टर बनाएगा 8 सीपीसी का तो दोस्तों फिर वो सतर्क रह सकते हैं। अब दोस्तों आपका फिटनेस फैक्टर कितना डिसाइड हो सकता है इस इंग्लिश न्यूज़पेपर के अनुसार, क्या सतर्क रहेगा वेतन आयोग फिटनेस फैक्टर बनाते वक्त, इसकी जानकारी दी है इस न्यूज़पेपर में। अब लिखा क्या है ये मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। कर्मचारी संघों की मांग है कि फिटनेस फैक्टर दिया जाए 3.83 का और मिनिमम पे दी जाए 69,000, यानी मिनिमम बेसिक सैलरी 69,000 दी जाए 3.83 फिटनेस फैक्टर के साथ। तो दोस्तों अब इसमें ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि जब वेतन आयोग 8 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर बनाएगा तो वो सतर्क रह सकता है, यानी कितना फिटनेस फैक्टर वो डिसाइड कर सकता है, ये उन्होंने आगे बताया। अब क्या लिखा है, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग राज्य सरकारों के साथ परामर्श के अंतिम चरण में प्रवेश करते समय वेतन आयोग केंद्र और राज्य दोनों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को देखते हुए फिटनेस फैक्टर के प्रति सतर्क दृष्टिकोण अपना सकता है। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों फिस्कल बर्डन जो कहीं ना कहीं राज्य सरकार पे भी पड़ेगा और केंद्र सरकार पे भी पड़ेगा। तो दोस्तों दोनों के फिस्कल बर्डन को देखते हुए राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के, तो कहीं ना कहीं फिटनेस फैक्टर बढ़ाते वक्त वेतन आयोग सतर्क रह सकता है। फिर क्या लिखा है, हालांकि आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया, लेकिन शुरुआती चर्चाओं से पता चलता है कि फिटनेस फैक्टर 7वें वेतन आयोग द्वारा अपनाए गए 2.57 के गुणक के करीब ही रह सकता है। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि 8 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर 2.57 के आसपास ही रह सकता है। जितना 7 सीपीसी में मिला था 2.57, तो उसी के आसपास 8 सीपीसी में फिटनेस फैक्टर रह सकता है। भले ही कर्मचारी संघ उच्च संशोधन के लिए दबाव बनाना जारी रखे, भले ही कर्मचारी संघ जेसीएम सरकार पे दबाव बना रहे हो, पे कमीशन पे दबाव बना रहे हो ज्यादा फिटनेस फैक्टर करने का,
लेकिन सरकार वेतन आयोग 2.57 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रख सकते हैं। फिर क्या लिखा है, वेतन संशोधन प्रक्रिया में फिटमेंट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण तत्व बना हुआ है, जो संशोधित वेतन स्तर तक पहुंचने के लिए मौजूदा मूल वेतन और पेंशन के गुणन को निर्धारित करता है। यानी फिटमेंट फैक्टर लगाने से बेसिक पे भी बढ़ती है और बेसिक पेंशन भी बढ़ती है। अब यह प्रक्रिया फिटमेंट फैक्टर की संभावित सीमा पर चर्चा, राज्य सरकारों के साथ परामर्श और संशोधित वेतन और पेंशन संरचनाओं के राजकोषीय प्रभाव के आकलन की ओर अग्रसर हो रही है। जी हां दोस्तों, सब कुछ दोस्तों सरकार के पैसे पे डिपेंड है। सब कुछ फिस्कल बर्डन पर है कि सरकार पे कितना प्रेशर बढ़ेगा कि वो कितना फिटमेंट फैक्टर वो डिसाइड करे। फिर क्या लिखा है, संघ और दोनों पर वित्तीय बोझ का आकलन, अंतिम ढांचे को आकार देने में राज्य सरकारों की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। जी हां दोस्तों केंद्र सरकार या फिर वेतन आयोग 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर तो बनाएगा, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों से भी डिस्कस करेगी। जी हां दोस्तों, जो उनके वित्तीय हालात है उसका भी जायजा लिया जाएगा। सब कुछ देखा जाएगा कि कितना भार पड़ेगा, कितने कर्मचारी हैं, कितना बढ़ाना पड़ेगा, सब कुछ देखा जाएगा। यानी स्टेक होल्डर के साथ भी मीटिंग होगी, जो राज्य सरकार है वो भी केंद्र सरकार के साथ मीटिंग करेगी, आपसी बातचीत करेगी। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति से ही सब कुछ काम होंगे। फिर क्या लिखा है, अपनी अर्जी में सरकारी कर्मचारियों ने 3.83 के फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम पे 69,000 मांगी है। ज्ञापन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 15 जून को समाप्त हो गई है, जिसके साथ ही कर्मचारी संघों, पेंशन भोगियों और अन्य हितधारकों की औपचारिक प्रस्तुतियां भी समाप्त हो गई हैं। यानी कि अब जितने भी संगठन है, जितने भी पेंशनर संगठन है, कर्मचारी एसोसिएशन है, वो अपना ज्ञापन जमा नहीं कर सकते हैं। हालांकि वेतन आयोग मीटिंग कर रहा है, अलग अलग जगह जाकर सुझाव ले रहा है। आयोग अब इन ज्ञापनों के साथ साथ राज्यों से प्राप्त सुझावों की भी समीक्षा करेगा, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से होगी। ये बैठकें दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में भी राष्ट्रव्यापी कहीं ना कहीं बैठकें होंगी। जैसा आपको बताया, 8 सीपीसी इन दिनों कई जगह जाकर मीटिंग कर रहा है, सुझाव ले रहा है। यही जानकारी दोस्तों इन्होंने यहां पे दी है। शेष परामर्श समाप्त होने के बाद, यानी जब परामर्श मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर पैनल से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने से पहले प्राप्त सुझावों को समेकित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। जितने भी सुझाव लिए जा रहे हैं, जितनी भी केंद्र सरकार के विभागों से या फिर कर्मचारी एसोसिएशन से, फिर दोस्तों उन सुझावों को इकट्ठा करके फिर वेतन आयोग कहीं ना कहीं काम करना शुरू करेगा, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए संशोधित वेतन और पेंशन संरचना निर्धारित करी जाएगी। फिर वेतन आयोग बैठकर पेंशन स्ट्रक्चर बनाएगा, पे स्ट्रक्चर बनाएगा, फिटमेंट फैक्टर तय करेगा। साथ में वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर पेश किया, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 17,000 से बढ़कर 18,000 हो गया, जबकि केंद्र का राजस्व व्यय एक्सपेंडिचर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 9.9% तक बढ़ गया था, जो 2015-16 में 4.8% तक था। जी हाँ दोस्तों जब आपकी सैलरी पेंशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली है कि जो एक्सपेंडिचर है सरकार का वो भी बढ़ेगा, व्यय भी बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों सब रिपोर्ट्स को देखा जाएगा, समझा जाएगा, तब सिफारिशें तय करी जाएंगी। और इन्होंने बता दिया कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आसपास ही हो सकता है 8 सीपीसी का। और किस वजह से दोस्तों इन्होंने बताया है, फिस्कल बर्डन के कारण। जी हाँ दोस्तों, सरकार अपने पैसे के अनुसार आपको देगी। जैसे कि दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले वीडियो आपको एक बना के दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो आपकी डिमांड के हिसाब से नहीं, मांगा तो 3.83 का है, लेकिन वो अपने फिस्कल बर्डन के आधार पे कितना बोझ है सरकार पे, उसके हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर तय करेगी। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसी रिपोर्ट्स कहती हैं, जो इंग्लिश में खबर छपी है वो कहती हैं। तो दोस्तों ये सब मैंने आकलन करके आपको समझाया कि इन्होंने क्या बताया है। बाकी आपके अपने विचार क्या है, सुझाव क्या है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी। इससे जुड़ी जानकारियां आप लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।